नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मलबा आने से बंद हुआ गंगोत्री हाईवे, लगातार गिर रहे हैं पत्थर। जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आज, सीएम धामी होंगे शामिल। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे परियोजना की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उत्तराखंड में एनआईओएस से डीएलएड करने वाले प्रशिक्षित भी हो सकते हैं शिक्षक भर्ती में शामिल। और इस बार भी सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, 21 को जाएंगे केदारनाथ। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में आज मौसम साफ बना हुआ है, वहीं पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन नहीं थम रहा है। सुबह गंगोत्री हाईवे बदरकोट के पास मलबा आने से वो बंद हो गया था। हाईवे पर लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिसके चलते इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही नहीं हो पा रही। वाहनों का संचालन देवीधार और सकूरना होते हुए कराया जा रहा है। वहीं तीर्थयात्रियों को भी रास्ते पर आने से मना किया जा रहा है। बीआरओ की टीम रास्ते को खोलने में जुटी हुई है। बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने के साथ ही बद्रीनाथ धाम में बारिश हुई, जिससे यहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके अलावा हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रुद्रप्रयाग, लाल माटी सहित ऊंचाई वाली क्षेत्रों में भी बर्फबारी हुई। बर्फबारी से निचले क्षेत्रों में भी ठंडक बढ़ गई है। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी होने के कारण ठंड बढ़ने से तीर्थयात्री अपने कमरों में ही दुबक गए। ब्लॉक प्रमुख आशा नेगी समेत ज्येष्ठ उप प्रमुख ऊधम सिंह और कनिष्ठ उप प्रमुख धर्मेंद्र से क्षेत्र पंचायत सदस्यों को एसडीएम पूरन सिंह राणा ने शपथ दिलाई। वहीं आज जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की उन्होंने शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए जनपद भर से जनप्रतिनिधियों समेत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आमंत्रित किया गया। बहादुराबाद ब्लॉक सभागार में शपथ ग्रहण के दौरान एसडीएम ने कहा कि चुने गए सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए कार्य करें, वहीं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने शक्तियों का प्रयोग भी करें। इस मौके पर बीडीओ मानस मित्तल, क्षेत्र पंचायत सदस्य दीपा रानी, आशीष कुमार, लोकेश कुमार, कल्पना चौहान, नजमा, एडीओ पंचायत विजेंद्र कुमार सैनी, केसी शर्मा आदि मौजूद रहे। भल्ला इंटर कॉलेज के मैदान पर जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र सिंह उर्फ किरण चौधरी व जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान समेत सभी सदस्यों को शपथ दिलाई गई। कांग्रेस में जनपद में जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, मेयर, पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष व पार्षद व सभासद आमंत्रित किए गए। जिला पंचायत के अपर प्रमुख अधिकारी बीसी छिम्बाल ने बताया कि शपथ ग्रहण के बाद जिला पंचायत के सभागार में जिला पंचायत की पहली परिचयात्मक बैठक भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचकर सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे की समीक्षा करेंगे। 13 किलोमीटर लंबे रोपवे निर्माण को प्रधानमंत्री अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल उन्होंने किया है। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक जिस क्षेत्र में रोपवे बनेगा उसकी वीडियोग्राफी भी की जा चुकी है, जिसके जरिए प्रधानमंत्री को इस पूरी परियोजना के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री केदारनाथ भ्रमण के दौरान सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे परियोजना की समीक्षा भी करेंगे। इसके लिए एनएचआई की रोपवे विंग, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, रसद प्रबंध लिमिटेड ने परियोजना के निदेशक पंकज कुमार मौर्य के निर्देशन में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे निर्माण क्षेत्र की वीडियो व फोटोग्राफी भी की है। उन्होंने बताया कि वीडियो व फोटो के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे परियोजना के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। अधिकारियों का भी कहना है कि रोपवे निर्माण के लिए वन भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई शुरू होगी। साथ ही चिन्हित किए गए पेड़ों का छपान भी पूरा किया जाएगा। इसके बाद अंतिम डीपीआर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। मार्च 2023 में रोपवे परियोजना का निर्माण शुरू हो जाएगा और सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे में सोनप्रयाग व गौरीकुंड मुख्य स्टेशन होंगे। चीरबासा व लिंचोली को टेक्निकल स्टेशन के रूप में संचालित किया जाएगा। यह दोनों स्टेशन आपातकाल में प्रमुखता से उपयोग में लाए जाएंगे।
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से डीएलएड करने वाले उत्तराखंड के 37,000 प्रशिक्षितों के लिए राहत भरी खबर है। उन्हें राज्य में 2,648 पदों पर चल रही राजकीय प्राथमिकी विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की भर्ती में शामिल किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार शिक्षक भर्ती में शामिल करने की अनुमति रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने वर्ष 2020-21 में 2,648 पदों के लिए आवेदन भी मांगे थे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों से डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों के साथ एनआईओएस और डीएलएड अभ्यर्थियों ने भी इसके लिए आवेदन किए। एनआईओएस की डीएलएड अभ्यर्थियों का कहना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं एनसीटी ने उन्हें मान्यता मिली हुई है। प्रदेश सरकार ने भी इनके प्रमाण पत्र को मान्य बनाया। 15 जनवरी 2021 को शासन की ओर से आदेश जारी कर इन्हें शिक्षक भर्ती में शामिल होने की अनुमति दी गई, लेकिन शासन ने इस आदेश के बाद 10 फरवरी 2021 को एक अन्य आदेश जारी कर 15 जनवरी 2021 के अपने आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि सरकार की ओर से एनआईओएस और डीएलएड को शिक्षक भर्ती में शामिल न करने का निर्णय लिया गया। बीते 8 साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे और इस क्रम में प्रधानमंत्री केदारनाथ जाएंगे। सैनिकों के साथ दिवाली मनाने से पूर्व प्रधानमंत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ का दर्शन भी करेंगे। प्रधानमंत्री संभवतः सीमांत गांव माड़ा का दौरा कर वहां के स्थानीय लोग और सेना के जवानों से सीधा संवाद भी करेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने हर दिवाली सैनिकों के साथ मनाई है और उत्तराखंड दौरे के क्रम में पीएम इसी शुक्रवार को केदारनाथ जाएंगे। यहां सबसे पहले केदारनाथ में चल रहे विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे और इसी दिन केदारनाथ का दर्शन करने के बाद पीएम बद्रीनाथ के लिए रवाना होंगे। शुक्रवार की रात बद्रीनाथ में बिताने के बाद पीएम शनिवार को तड़के बद्रीनाथ का दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद पीएम बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करेंगे। पीएम इस दौरान चीन सीमा से सटे भारत का आखिरी गांव कहे जाने वाले माड़ा भी जाएंगे। बद्रीनाथ से महज 3 किलोमीटर दूर इस गांव में पीएम की योजना स्थानीय लोगों और जवानों से संवाद करने की है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हर चीज का भाव बढ़ गया है। दूध 5 रुपए से, सेब 30 रुपए से, पेट्रोल का भाव तो बीपी बढ़ा देता है। इस टॉमी का भी भाव बहुत बढ़ गया है। चिल माचा, शुक्र है रैपिडो ऑटो के भाव तो नहीं बढ़े। ऑटोज में सबसे किफायती और आपके घर तक भी बेस्ट प्राइस अश्योर्ड। फॉरगेट मीटर, एंजॉय एवरी किलोमीटर। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले मुख्यालय स्थित बीएसएनएल कार्यालय में सोमवार देर रात आग लग गई। दमकल के 2 वाहनों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाई। आग से सर्वर रूम पूरी तरीके से जल गया। बताया जा रहा है कि इसके चलते बीएसएनएल की 4 जिलों में अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी उमेश परगाई ने बताया कि रात करीब 11 बजे सूचना पर दमकल की टीम तत्काल भेज दी गई थी। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं लग सका है। दमकल के 2 वाहनों ने घंटे भर की मशक्कत के बाद बमुश्किल आग पर काबू पाया और फाइबर रूम और सर्वर जलने की सूचना इधर मिल रही है। इधर आग लगने के बाद से ही क्षेत्र में लगभग सभी नेटवर्क प्रदाताओं की संचार व्यवस्था ठप हो गई है। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग पाया। दमकल विभाग के मुताबिक जून 2020 में भी इसी कार्यालय में आग लगी थी और उस दौरान भी 4 जिलों की सेवाएं पूरी तरीके से ठप हो गई थी। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यूपी पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। सोमवार को कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के बाद प्रेस वार्ता में कहा कि आपराधिक मामलों का निस्तारण सही ढंग से होना चाहिए।
किसी भी निर्दोष को भी नहीं पकड़ना चाहिए। कई बार यूपी पुलिस निर्दोष को पकड़ लेती है और कहती है कि हमने मामला सुलझा लिया है। ये भी गलत है, लेकिन देर शाम एसीएस ने अपने बयानों से पलटते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड पुलिस सबसे अच्छा काम कर रही है। कई आपराधिक मामलों में दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर काम कर रही है और उसका खुलासा भी कर रही है। बड़े बड़े अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं। सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता में एसीएस ने कहा कि प्रदेश में आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार और स्वयं मुख्यमंत्री ने चिंता की है। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्राइम का निस्तारण सही ढंग से होना चाहिए। आपराधिक घटनाओं में किसी निर्दोष को नहीं पकड़ना चाहिए। कई बार यूपी पुलिस निर्दोष को पकड़कर यह कहती है कि हमने मामला सुलझा लिया। ये भी गलत है। यदि निर्दोष को सजा देंगे तो उससे 99 और अपराधी पैदा होंगे। अपराध की सही तरीके से विवेचना कर दोषियों को ही सजा मिलनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अपराधियों के हौसले बुलंद होने का बड़ा असर मीडिया की रिपोर्टिंग भी है। यदि मीडिया में यह बात जाती है कि अपराधों पर तत्काल कार्रवाई हो रही है तो अपराधी डरेंगे। डोईवाला की घटना दुखद है और ऐसी घटनाओं में इनसाइडर ही संलिप्त होते हैं। डोईवाला में चोरी की घटना को अंजाम देने वालों को यह पता था कि घर में जेवर कैसे रखे हैं। समाज में सुरक्षा के प्रति जागरूकता की भी कमी है। जागरूकता के लिए मीडिया भी विशेष पहल करे। अपराधों को अंजाम देने में असामाजिक तत्व होते हैं, उनका सबका प्रयास होना चाहिए कि संयुक्त रूप से असामाजिक तत्वों का नियंत्रण करें। साथ ही पुलिस का मनोबल भी बढ़ाएं। और इस मौके पर डीजीपी अशोक कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार भी मौजूद थे। यूपी पुलिस को लेकर उत्तराखंड की अपर मुख्य सचिव गृह राता रतूड़ी के बयान को लेकर प्रदेश पुलिस ने यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने आपत्ति जताई है। उत्तर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने रतूड़ी के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया और उनसे सवाल किया है क्या उनकी नजर में न्यायालय से सजा पाने वाले मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा या खनन माफिया 1 लाख का वांछित जफर और ऊधम सिंह नगर का वांछित ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख निर्दोष लगते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सिविल सर्वेंट को ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान देना शोभा नहीं देता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अपराधी पकड़ने गई यूपी पुलिस की फायरिंग में एक महिला की मौत होने से मचे बवाल को लेकर राता रतूड़ी ने कहा था कि यूपी पुलिस दोषियों के बजाय निर्दोष लोगों को पकड़ती है। निर्दोष लोगों को पकड़कर क्राइम केसों को सॉल्व करने का चलन बहुत ही गलत है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि यूपी पुलिस कई बार निर्दोष व्यक्तियों को पकड़कर कहती है कि हमने क्राइम केस सॉल्व कर दिया, जो सरासर गलत है। एसीएस होम जैसे पद पर बैठे एक अधिकारी द्वारा दिए गए इस तरह के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए यूपी पुलिस ने उत्तराखंड सरकार से ऐसे बयानों पर तत्काल रोक लगाने का भी अनुरोध किया है। और एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत किशोर ने कहा कि रतूड़ी का बयान बहुत ही आपत्तिजनक और खेदजनक है। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस ने अपराधियों और अपराध को रोकने का लेकर देश के सामने एक नजीर को पेश किया है और अपराध रोकने के मामले में यूपी जैसे संवेदनशील राज्य है। ऐसी स्थिति में उत्तराखंड की एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा दिया गया बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। पंच केदारों में से चतुर्थ केदार रुद्रप्रयाग मंदिर के कपाट सोमवार को विधि विधान से 3 बजे शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए। अब श्रद्धालु ग्रीष्मकाल में 6 माह तक भगवान रुद्रनाथ के दर्शन गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में करेंगे। कपाट बंद होने के मौके पर रुद्रनाथ मंदिर में करीब 300 भक्तगण मौजूद रहे। भक्तों के साथ रुद्रनाथ की डोली डुमक गांव पहुंची। समुद्र से 11,808 मीटर की ऊंचाई पर चतुर्थ केदारनाथ रुद्रनाथ मंदिर स्थित है। यहाँ भोलेनाथ के मुख के दर्शन होते हैं। 18 मई को ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के कपाट खोले गए थे। पूरे सीजन में रुद्रनाथ मंदिर के दर्शनों के लिए तीर्थयात्रियों के पहुंचने का सिलसिला बना रहा। तड़के ही भगवान रुद्रनाथ की विशेष पूजा शुरू हो गई थी। सुबह 9 बजे अभिषेक पूजा हुई। इसके बाद श्रद्धालुओं ने रुद्रनाथ भगवान के दर्शन किए। दोपहर में भगवान को भोग लगाने के बाद अपराह्न 3 बजे विधि विधान से मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए और इस बार रुद्रनाथ की डोली ग्रीष्मकालीन गद्दी स्थल गोपेश्वर के लिए डुमक गांव से होकर आएगी, जबकि अभी तक सगर गांव से होते हुए डोली को ले जाया जाता था। रुद्रनाथ के पुजारी आचार्य हरीश भट्ट ने बताया कि 18 अक्टूबर को रुद्रनाथ की डोली डुमक गांव पहुंचेगी। 19 को कुंजो मेकोट गांव के गणेश्वर मंदिर और 20 को डोली गोपीनाथ मंदिर में प्रवेश करेगी।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर के बीच हुए मुकाबले में पीसीसी सदस्यों ने भी मतदान किया। कुल 223 सदस्यों ने में से 197 सदस्य कांग्रेस मुख्यालय भवन में बने बूथ में मतदान के लिए पहुंचे। कुछ सदस्यों ने दिल्ली तो कुछ ने पटना और दूसरी जगह पर वोट डाला। इस तरह से उत्तराखंड पीसीसी की ओर से कुल 209 सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सोमवार को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में सुबह 10 बजे मतदान शुरू हुआ, जो शाम 4 बजे तक चला। प्रदेश चुनाव अधिकारी जीसी चंद्रशेखर, एपीआरओ मनोज भारद्वाज, जयशंकर पाठक और डीआरओ देहरादून धर्मेंद्र सोलंकी व हर्ष बंसल की देखरेख में चुनाव संपन्न हुआ। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोडियाल सहित पीसीसी के 197 से अधिक मताधिकार का प्रयोग किया गया। मतदान स्थल पर पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तहत मतदान के माध्यम से होता है, जबकि कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाने वाली पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कब नियुक्त हो जाते हैं, लोगों को इसका पता समाचार चैनलों से चलता है। वहीं उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी, महामंत्री संगठन विजय सारस्वत भी मौजूद रहे। तो रुक रहा है छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। दीदी, अब ऐसे ऑटो लेने कहाँ तक जाओगी? दरवाजे तक। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। थैंक यू। वेलकम बैक कविता। ऑटो ढूंढने की परेशानी और पुराने तरीकों की कहानी पीछे छोड़ो। उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। चारधाम तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ ही फिर ग्रीन कार्ड की मांग अब तेजी से बढ़ रही है। उत्तराखंड के अलावा यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा आदि राज्यों के बड़ी संख्या में तीर्थयात्री चारधाम यात्रा पर आने लगे हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ ही चारधाम यात्रा पर जाने वाली गाड़ियों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इसके साथ ही ग्रीन कार्ड की मांग भी बढ़ गई है। परिवहन विभाग के अधिकारियों की माने तो फिलहाल ऋषिकेश में प्रतिदिन 100 के करीब ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं। आरटीओ डीसी पटोई ने बताया कि फिलहाल चारधाम यात्रा पर जाने वाली गाड़ियों के लिए प्रस्थान को ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि एक सप्ताह बाद तीर्थयात्रियों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। ऐसे में न सिर्फ गाड़ियों की संख्या बढ़ने की संभावना है, बल्कि ग्रीन कार्ड की मांग भी तेजी से बढ़ेगी। यात्रा पर जाने वाली गाड़ियों के लिए ग्रीन कार्ड बनाने में दिक्कत न हो, इसके लिए ऋषिकेश में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को तैनाती की गई है। जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। यात्रा पर जाने वाली सभी गाड़ियों को ग्रीन कार्ड बनाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यात्रा पर जा रही गाड़ियां तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित हैं या नहीं। साथ ही गाड़ियों में तीर्थयात्रियों की संख्या का भी पता लगाने के साथ यह आंकड़ा जुटाया जाता है कि दूसरे राज्यों में कितने तीर्थयात्रियों ने चारधाम यात्रा की है। उत्तरकाशी हिमस्खलन हादसे में लापता दोनों प्रशिक्षु पर्वतारोहियों का घटना के 13 दिन बाद भी कुछ पता नहीं चला है। -25 डिग्री सेल्सियस तापमान में खोजबीन अभियान अभी भी जारी है। हालांकि निम के अफसरों का कहना है कि लापता दोनों प्रशिक्षु पर्वतारोहियों की तलाश के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बीते 4 अक्टूबर को द्रौपदी का डांडा 2 चोटी पर हिमस्खलन की चपेट में आकर निम के एडवांस माउंटेनियर्स कोर्स के 29 लोग लापता हो गए थे। हादसे के बाद 27 लोगों के शव खोजकर उनके परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। वहीं सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक वरिष्ठ और नौसेना के नाविक विनय पवार लापता है। निम के प्रधानाचार्य कर्नल अमित विश्व ने लापता लोगों की तलाश के लिए निम और हाई एल्टीट्यूड वार फेयर स्कूल की सदस्य संयुक्त टीम ऑपरेशन में लगी हुई है। क्रेबास के साथ
आसपास के संभावित क्षेत्र में हर दिन खोजबीन की जा रही है। बताया जा रहा है कि रेवास में -25 डिग्री तापमान में लापता की खोजबीन करना चुनौतीपूर्ण रहा है। धूप जाने के बाद बहुत ज्यादा ठंड होने से वहां खड़ा होना भी संभव नहीं हो पाता। बावजूद इसके टीम इस चुनौती का सामना करके रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए है। वहीं हादसे में लापता विनय पवार का बड़ा भाई दीपक पवार छोटे भाई का पिछला 10 दिनों से इंतजार कर रहा है, जो इंतजार करते करते घर लौट गया है। अब उसके अन्य परिजन यहां विनय को लेने पहुंचे हैं। दीपक ने बताया कि उसकी मां छोटे भाई को याद कर करके बेहोश तक हो रही है। उत्तराखंड योग वेलनेस टूरिज्म में वैश्विक स्तर पर तेजी से उभर सकता है। उत्तराखंड योग भूमि रही है और यहां से प्रशिक्षण लेकर विभिन्न देशों में लोग योग का प्रशिक्षण दे रहा है। राज्य में अधिक से अधिक लोगों को योग प्रशिक्षण देने के लिए बेहतर व्यवस्था की जा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर 7 देशों में भारत के राजदूतों ने ये सुझाव दिए। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री से मुलाकातों में राजदूतों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि राज्य के एक जिला 2 उत्पाद योजना को दूसरे देशों में बढ़ावा देने के लिए राजदूतों से सहयोग लिया जाता है। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों की जानकारी दूसरे देशों के लोगों को भी हो, इसके लिए प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग, बागवानी के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने सभी राजदूतों से कहा कि जिन क्षेत्रों में वे कार्य कर रहे हैं उन देशों की बेस्ट प्रैक्टिस की जानकारी उत्तराखंड शासन के अधिकारियों को दी जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राजदूतों के साथ होने वाली बैठकों में जो भी सुझाव प्राप्त होते हैं उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया जाए और उन्हें प्रदेश उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाने के लिए सुझाव को अमल में लाकर कार्य योजना बनाई जाए। तीन दिवसीय प्रवास पर आए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने धामी सरकार की पीठ थपथपाई है। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर उन्हें अच्छा फीडबैक मिला है। सरकार ने विभिन्न घटनाओं पर तेजी से एक्शन लेकर जनता के बीच अपना भरोसा कायम किया है। उत्तराखंड प्रवास के अंतिम दिन पत्रकारों से वार्ता करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राज्य सरकार व संगठन आपसी तालमेल से प्रदेश के विकास के लिए बेहतर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज मोदी सरकार में केंद्र से आया 1 रुपए भी सीधे लाभार्थियों तक पहुंच जाता है, जो हमारी नियत व नीति का प्रमाण है। उन्होंने बूथ मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं से सरकार व पार्टी के कामों की जानकारी ली है। आम जनता तक केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। वह इस प्रवास की एक रिपोर्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी सौंपेंगे। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। एक सवाल का जवाब में कैलाश विजयवर्गीय ने तंज किया कि उम्र के इस पड़ाव में खड़गे ने कांग्रेस में परिवर्तन लाने की उम्मीद करना बेमानी है। गांधी परिवार को बस नाम का ही अध्यक्ष चाहिए और नाम का ही पीएम। उन्होंने यात्रा पर तंज किया। राहुल के पिता के नाना ने ही कश्मीर में धारा 370 लगाकर भारत तोड़ने का अभियान जो है वो शुरू किया था। भाजपा ने 370 हटाकर भारत को जोड़ने का काम किया है। कैलाश विजयवर्गीय के उत्तराखंड प्रवास पर मीडिया की खबरों को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे भी मुझसे पूछते हैं कि उत्तराखंड की मीडिया आपको क्या समझती है। उन्होंने कहा कि 8 संगठन मंत्रियों को चक्रवार अलग अलग राज्यों में प्रवास करना होता है। वह केवल प्रवास के लिए यहाँ आए थे। वह भाजपा के सबसे सीधे कार्यकर्ता है। प्रदेश में राजस्व पुलिस व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है और 6 माह के भीतर राजस्व पुलिस क्षेत्र में 6 थानों और 20 चौकियों में रेगुलर पुलिस की तैनाती कर दी जाएगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई में सरकार ने मंत्रिमंडल में लिए गए फैसले को रखा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह के भीतर रेगुलर की तैनाती करने के भी निर्देश दिए। सोमवार को सचिवालय में कानून व्यवस्था की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि 6 माह के भीतर राजस्व पुलिस के कार्यों का हस्तांतरण रेगुलर पुलिस को किया जाएगा। पहले चरण में 6 थानों और 20 चौकियों में रेगुलर पुलिस की तैनाती की जाएगी। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में जल्द से जल्द विस्तृत प्रभाव भेजने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रशासन को प्रोएक्टिव मोड पर कार्य करने को कहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन में हर स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने उच्च अधिकारियों को अधीनस्थ स्तर पर प्रभावी निगरानी निर्देश दिए हैं। आगामी त्योहारों को देखते हुए जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षकों को आपराधिक तत्वों पर निगरानी, शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत करने व पार्किंग, आगजनी की घटनाएं रोकने, पटाखों की बिक्री के लिए एसओपी जारी करने के भी निर्देश दिए।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला। Amazon Great Indian Festival starting 23rd September.